दोस्तों, हमारी दुनिया में आज कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो इस धरती की शुद्ध वायु में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हों। और अगर बात करें ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक की, तो अमेज़न के जंगलों का नाम उसी सूची में सबसे शीर्ष पर आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेज़न न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट में शुमार है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहां पर मौजूद पेड़ और पौधे ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये वायुमंडल के लिए और अधिक फायदेमंद हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आज से करोड़ों साल पहले हुई एक तबाही ने जहां धरती पर से कई मासूम जीवों का सर्वनाश कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसी तबाही के कारण आज इंसानों के लिए सबसे बड़े वरदान के रूप में जो अमेज़न के जंगल खड़े हैं, वो उसी तबाही का नतीजा है। यूं तो अपने 450 करोड़ साल के जीवन में धरती ने 5 बड़े बड़े मास एक्सटिंक्शन देखे हैं, जिनमें से सबसे पहला था ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, जो आज से तकरीबन 440 मिलियन साल पहले घटा था। उसके बाद आज से 374 मिलियन साल पहले हुआ डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन। उसी के 124 मिलियन साल बाद घटा धरती का तीसरा और अब तक के इतिहास का सबसे विध्वंसक पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। और चौथे नंबर पर उससे 50 मिलियन साल बाद हुआ ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन। लेकिन हम लोग आज जिस मास एक्सटिंक्शन की बात करने वाले हैं, वो वैश्विक इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और जाना माना मास एक्सटिंक्शन है। और धरती का वही 5वां मास एक्सटिंक्शन था क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। ये एक उल्कापिंड द्वारा धरती पर घटित वही जनसंहार था जिसने डायनासोर्स की पूरी आबादी को महज कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसका असर सिर्फ चलने फिरने वाले जीवित प्राणियों पर ही नहीं देखा गया था, बल्कि वनस्पति जीवन पर भी इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जो तत्कालीन स्थिति के हिसाब से तो बड़ा ही विध्वंसक था, पर कहीं ना कहीं उसी वनस्पति जीवन को हुए नुकसान के कारण आज हम इंसान कुछ बेहतर सांस ले पा रहे हैं। बात है आज से 67 मिलियन साल पहले की। ये वो समय है जब अभी तक किसी भी तरह का कोई उल्कापिंड धरती से नहीं टकराया था और डायनासोर अभी भी धरती पर संपूर्ण स्वतंत्रता से राज कर रहे थे। इस दौर में उन इलाकों पर जहां आज के समय में अमेज़न के जंगल मौजूद हैं, वहां पर कॉनिफर्स जैसे पेड़ों की प्रजातियां उगा करती थी। जिन लोगों को नहीं पता कि कॉनिफर्स असल में होते क्या हैं, उनके लिए बता दें कि ये पेड़ और पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जो आमतौर पर लंबाई में तो बहुत ऊंचे होते हैं, पर उनका घनत्व बड़े ही न्यूनतम स्तर पर रहता है। उदाहरण के लिए सीडर्स, साइप्रस, फायर्स, जूनिपर्स, कॉरिस, लार्चेस, पाइन्स, रेडवुड, स्प्रूसेस और यूविस जैसे सभी पेड़ कॉनिफर्स की जीनस का या तो हिस्सा होते हैं या तो इन पेड़ों के जीनस कॉनिफर्स से बड़ा मेल खाते थे। अगर और ज्यादा गहराई में जाएं तो ये कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। अब पुराने दौर में क्या था कि उस समय के अमेज़न वाली जगह में पेड़ों के पत्तों द्वारा इतने घनत्व उत्पन्न नहीं किया जाता था जिससे सूर्य का प्रकाश सीधा जमीन के स्तर पर आए, और उनसे इन जिम्नोस्पर्म्स को बढ़ने के लिए और फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया। स्पेशियस एनवायरनमेंट जिम्नोस्पर्म्स की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण वो हमेशा घनत्व वाले पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म्स को डोमिनेट करके रखते थे। ऊपर से डायनासोर्स की उपस्थिति में अगर कभी ऐसा मौका आया भी कि एंजियोस्पर्म्स को डोमिनेट करने का मौका उन्हें मिला हो, तो उन विशालकाय जीवों की उपस्थिति में ऐसा कभी संभव हो ही नहीं पाया, क्योंकि कारण साफ था। जब भी घनत्व वाले पेड़ पौधे ज्यादा बढ़ने लगते थे, तो अपनी भारी डाइट के कारण शाकाहारी डायनासोर्स उन घनत्व वाले पेड़ पौधों को ही खाने लगते थे, जिनसे उन्हें ना तो बढ़ने के लिए जरूरी वक्त मिलता और ना ही वातावरण। लेकिन ये सभी परिस्थितियां एक झटके में उसी वक्त बदल गईं जब धरती पर एक 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाला उल्कापिंड गिरा, क्योंकि जैसे ही वो उल्कापिंड धरती की सतह से टकराया, संपूर्ण संसार में मानो जैसे रेडिएशन और धूल की ऐसी सुनामी आ गई जो शायद ही जीवन की शुरुआत के बाद किसी भी जीवित प्राणी ने कभी देखा होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में शॉक वेव की वजह से ऐसी सुनामियों ने दस्तक दी जिसको किसी भी दौर में इंसानों ने नहीं देखा होगा। वहीं दूसरी ओर उड़ती हुई धूल के कारण धरती के कई कोनों में इतनी मोटी डस्ट की परत जम गई कि सूर्य की किरणें उन क्षेत्रों में कई सालों तक पड़ी ही नहीं, और इन्हीं विध्वंसक घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप जमीन के ऊपर उपस्थित 75%
प्रतिशत आबादी नष्ट हो गई और वहीं 40% वनस्पति जीवन भी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। लेकिन कई हजारों साल बाद जब ये स्थितियां वापस से सामान्य होने लगी तो इस धरती ने कई रोमांचक बदलावों को अपने सामने देखना शुरू किया। जैसे डायनासोर्स की उपस्थिति में स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स संपूर्ण आजादी के साथ धरती के ऊपर घूमने लगे। और उसके बाद जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो तो देख ही सकते हैं। जहां एक तरफ जीवन एक नए सिरे से पनप रहा था तो वहीं एक इलाका ऐसा भी था जहां एक नए स्वरूप की शुरुआत हो चुकी थी। और ये वही इलाका था जहां आज के दौर में अमेज़न के जंगल खड़े हैं। ये वही क्षेत्र है जहां उल्कापिंड के टकराव से पहले कॉनिफर्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स अपना दबदबा बनाकर रखते थे। लेकिन उल्कापिंड के टकराव के बाद इस क्षेत्र का वनस्पति जीवन बहुत ही बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण उस बड़े से जंगल के तकरीबन 60% पौधे या सामान्य भाषा में कहें तो आधे से ज्यादा कॉनिफर्स तबाह हो गए थे और सब कुछ वापस से शुरू होने लगा था। क्योंकि इस बार ना तो घनी झाड़ियों को खाने वाले डायनासोर्स थे और ना ही वातावरण में पहले जितनी स्थितियां, जिसके कारण वातावरण पूर्ण निष्पक्ष हो गया। और ये एक सुनहरा मौका था जब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की इस लड़ाई में कोई भी बाजी मार सकता था। लेकिन शायद प्रकृति एंजियोस्पर्म्स के पक्ष में ज्यादा झुक गई। इसकी वजह ये थी कि शुरुआती समय में जब धीरे धीरे आसमान खुलने लगा तो सूर्य की किरणों की उतनी मात्रा में उस जगह पर नहीं पहुंच रही थी जितनी पहले के दौर में पहुंचा करती थी। और कुछ बायोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स से ज्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती थी। जब यही परिस्थिति परिवर्तित हुई तो सूर्य की किरणों के अभाव में घने